अब देखिए अगला टॉपिक कौन सा है, प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकार। हमने कायिक जनन के दो प्रकार बांटे थे, एक तो था प्राकृतिक कायिक जनन और एक दूसरा था कृत्रिम कायिक जनन। अब यहाँ पे कौन सा वाला टॉपिक है, प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन को हम क्या करते हैं, चार भागों में बांट देते हैं। तो फर्स्ट है पत्र प्रकलिका, दूसरा जड़, तीसरा पांड, चौथे नंबर पे तना। फर्स्ट था अपने पत्र प्रकलिका, इसको इंग्लिश में बुलबिल भी बोल सकते हैं, याद रखने में सुविधा रहेगी। अब देखिए पत्र प्रकलिका होती है, कुछ पादपों में क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण देखिए, रतालू है, एक अगेव। इन कुछ पादपों में क्या होता है, जैसे इन पादपों में यहाँ पे कलिकाएं क्या होती है, भोजन संचय कर लेती है, भोजन का क्या कर लेती है, संचय कर लेती है या संग्रह कर लेती है। और भोजन संग्रह करने के पश्चात ये क्या हो जाती है, फूल कर बड़ी हो जाती है। तो ये भोजन संचय करके कलिका जो फूल कर बड़ी हो गई, उस संरचना को हम क्या करते हैं, पत्र प्रकलिका। और इस पत्र प्रकलिका में प्रकृति में अपने आप ही क्या हो जाता है, नए पादप का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक कायिक जनन। जैसे ये उदाहरण किसका है, आपके रतालू है, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है आपके अगेव है, जिसको रामबांस भी बोलते हैं। तो इस तरह से दो उदाहरण आपको 12th में इनके मेन तो नाम और उदाहरण एग्जाम्पल याद रखते हैं, बाकी डिटेल नहीं पूछी जाती है आपके। देखिए तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो गए, मैं सही तरीके से लिख देता हूँ आपको। इसका उदाहरण हो गया आपके रतालू और दूसरा हो गया रामबांस, या जिसको अगेव भी कहते हैं। सेकंड देखिए जड़, यानी कि क्या होता है, कुछ पादपों की जैसे पादप, अब इस पादप की जड़ में क्या हो गया कि कुछ पादपों की जड़ों में कलिकाएं बन जाती है, अपस्थानिक कलिकाएं, और इन्हीं से क्या हो जाता है, वापस नया पादप बन जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जड़ के अंदर। अब इसके उदाहरण याद रखिएगा, देखिए सिंपल उदाहरण लिख रहा हूं मैं आपके, शीशम, एक शकरकंद। देखिए इनको याद रखिएगा, इसमें भी श आ रहा है और इसमें भी श आ रहा है। तो एक याद रखिए, इसके बाद वाला श है, तो ये मान के चलो ये इसका दूसरा उदाहरण भी बता रहा है। तो किसे याद रखना है, शीशम हो गया और शकरकंद हो गया। तीसरा है पाण, यानी कि पाण पर जो अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती है, वो जनन करके क्या करे, नए पादप का निर्माण कर दे। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, पाण के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। नए पादप का निर्माण हो जाए तो उसको किसके अंतर्गत रखेंगे, अपस्थानिक कलिका के द्वारा नए पादप का निर्माण हो गया पाण के माध्यम से, तो किसमें आ जाएगा, आपके पाण के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन के द्वारा। देखिए इसके उदाहरण क्या क्या हो गया आपके, इसका उदाहरण तो हो गया आपके शीशम और एक हो गया शकरकंद। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कंद है, फिर भी ये क्या है, जड़ है। इसके बाद क्योंकि अभी यहाँ पे तने में कंद आएंगे तो तने में आता है उदाहरण। अगला है पाण, पाण का उदाहरण है आपके ब्रायोफिलम, जिसको हिंदी में बोला जाता है पत्थर चिट्टा। इसको पत्थर चिट्टा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ज्यादातर चट्टानों पर उगता है, इसलिए इसको पत्थर चिट्टा बोला जाता है। दूसरा है बिगोनिया। अब पत्थर चिट्टा में कैसे होता है, ब्रायोफिलम में देख लीजिए, ये जैसे इसकी पादप की पाण, तो अब इस पाण पे क्या होता है, यहाँ पे किनारों पे क्या होती है, कलिकाएं बन गई, अपस्थानिक कलिकाएं, और ये वृद्धि करके फिर क्या करती है, नए पादप का निर्माण कर लेती है। तो उसके माध्यम से भी क्या हो गया, हमारे पास नए पादप का निर्माण हो गया। तो किसमें आएगा, पाण। आगे आगे समझ में देखिए, दोबारा बोल देता हूँ, प्राकृतिक कायिक जनन चार तरीके से होता है, तने को भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपकी पत्रक कलिका, यानी कि कुछ पादपों के अंदर, जैसे इन उदाहरणों के अंदर पादप में कलिकाएं क्या करती है, भोजन का संचय कर लेती है, आकार में थोड़ी फूल कर बड़ी हो जाती है, और जब वो जनन करके नए पादप का निर्माण करती है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन। और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है, पत्र प्रकलिका। दूसरा है जड़, जड़ के अंदर भी अगर अपस्थानिक कलिकाएं बनती है और वो वृद्धि करके नए पादप का निर्माण करती है तो किसमें आएगी, जड़ के द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में। इसका उदाहरण है शीशम और शकरकंद। तीसरा है पाण के माध्यम से अगर प्राकृतिक कायिक जनन होता है तो वो इसके अंतर्गत आएगा। इसके दो उदाहरण है स्पेशल है, एक तो ब्रायोफिलम यानी कि पत्थर चिट्टा बोलते हैं, और दूसरा है बिगोनिया। अब इसके बाद बच रहा है अगला तना, चौथे नंबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए तना क्या है, कल भी हमने इसका आरेख बनाया था, पिछले टॉपिक में हम इसका आरेख बना चुके हैं। देखिए इसके हमने तीन भाग करे थे। फर्स्ट है आपके वायवीय,
दूसरा है अर्धवायवीय और तीसरा है आपकी भूमिगत। तो अब तीनों को देख लीजिए क्या है कि तने का फर्स्ट तो है वायवीय, यानी कि जिसमें तना क्या होगा, पूर्ण रूप से वायु में ऊपर होगा। यानी कि कैसे होगा, जैसे ये अपने पास ये तो क्या होगी, आपके पास मृदा होगी, मिट्टी होगी। अब यहाँ पे तना लगा हुआ है, ये इसकी क्या होगी, जड़ होगी। तो ये तो हो गया आपके मूल, ये हो गया आपके तना। तो इस तरह की व्यवस्था होगी तने में, तो वो क्या कहलाएगा, आपके वायवीय तना। ठीक है। दूसरा आता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय के नाम से देखिए, अर्ध मतलब आधा, वायवीय मतलब वायु में। तो यानी कि तना क्या है, आधा वायु में। जैसे ये सपोज करिए अगर हम तने को इस तरह से रखते हैं तो आधा तना तो ये वायवीय हो गया और आधा तना क्या हो गया, आपके भूमिगत हो गया, क्योंकि यहाँ पे मृदा है। तो इस तरह से वाले तने को क्या कर दिया जाएगा, अर्धवायवीय। ये ऊर्ध्वाधर स्थिति में भी हो सकता है और क्षैतिज स्थिति में भी हो सकता है। क्षैतिज स्थिति में कैसे होगा, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण है, दो चित्र इस तरह से बना सकते हैं, उसका रफ डायग्राम हम। इसमें ये पर्व संधियां रहेगी, उनसे ये ऐसे जड़ें निकली रहेगी और ये ऊपर इसके ऊपर इस तरह से पाण रहेगी। तो ये भी क्या होगा, तना अर्धवायवीय, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये वाला हिस्सा तो किसमें दबा रहेगा, मिट्टी में। तो ये किसके ऊपर है, मिट्टी के ऊपर रहेगा। तो किसमें आ गया, अर्धवायवीय। और तीसरा तना क्या होगा, आपके पूर्ण रूप से कहाँ पे, भूमि के अंदर है, और उसी से क्या निकली हुई है, जड़ें निकली हुई है। ऊपर नॉर्मली उसमें पाण वाला भाग निकलता है बाहर, तो वो इस तरह के तने किसमें आएंगे, आपके भूमिगत में आएंगे। तो इस तरह से अपने पास 3 तने हो गए। इनके फिर अभी प्रकार है, पहले इसी को समझ लीजिए एक बार कि हमने पत्र प्रकलिका यानी कि कलिकाएं भोजन का संचय करके जो संरचना बनाती है उस संरचना को पत्र प्रकलिका करते हैं। नए पादप का निर्माण होता है उसके द्वारा भी। जड़ में अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा नए पादप का निर्माण, पर्ण में भी अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का निर्माण। फिर आता है अपने चौथा पॉइंट, तना। तने के 3 प्रकार होते हैं, वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत। अगर पूरा का पूरा तना वायु में ऊपर है, मतलब मिट्टी के ऊपर है, तो वो वायवीय में। आधा मिट्टी के ऊपर है, आधा मिट्टी के अंदर है, मृदा के अंदर है, तो वो अर्धवायवीय में। और अगर पूरा ही तना मिट्टी के अंदर है तो किसके अंदर आएगा, भूमिगत। तो इस तरह से इसके मेन 4 पार्ट लिए जाते हैं। अब इनके अर्धवायवीय के और भूमिगत के फिर हमें उदाहरण पढ़ने हैं। यहाँ पे वायवीय का उदाहरण देख लीजिए। सबसे अच्छा उदाहरण है आपके पास गुलाब, जिसकी आप कलम काट के लगाते हो तो प्रकृति में अपने आप भी उग जाते हैं। वो गन्ना हो गया, ये भी इसी का उदाहरण है। अब अपने पास ये 2 और बचते हैं। तना देखिए अपने पास क्या है, 3 प्रकार से कर देते हैं हम डिवाइड। तो वायवीय तना, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है गन्ना, जिसमें पूरा का पूरा तना क्या होता है, वायवीय रहता है, ऊपर वायु रहता है। सेकेंड है अर्धवायवीय, मतलब मैंने पहले बताया था कि ये आधा वायु में रहता है और आधा मिट्टी के अंदर दबा रहता है। अब इसके 4 प्रकार हो जाते हैं। देखिए, ऊपरी भूस्थायी, सेकंड भूस्थायी, तीसरा अंतर्भूस्थायी और चौथा भूस्थायी का। और चारों के उदाहरण लिखे हुए हैं। फर्स्ट उदाहरण है दूब, जिसको दूब घास जो भी नॉर्मल बोलते हैं, घास नहीं दूब तो लगी गार्डन में वो वाले। सेकंड भूस्थायी, इसको स्ट्रॉबेरी उदाहरण है। तीसरा अंतर्भूस्थायी, ये पुदीना है। चौथा भूस्थायी का इसका उदाहरण जलगोभी। अभी चारों क्या होते हैं, हालांकि 12th के हिसाब से आपको सिर्फ नाम और उदाहरण याद पे होते क्या है, मैं आपको सारा समझा देता हूँ। देखिए पूरा एक एक पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए। ऊपरी भूस्थायी, ऊपरी भूस्थायी में क्या होगा, हमने बोला है तना कैसा है, अर्धवायु। देखिए ये हमारी भूमि की सतह होगी, ये हमारे पास मृदा होगी। अब इसमें तना क्या हो गया, ये हमने क्षैतिज तना बना दिया। फिर बीच में यहाँ पे क्या बना दिया हमने, पर्व संधि। इस पर्व संधि से क्या होगी, जड़ें निकलेगी और ऊपर क्या हो जाएगी, पार्ट बन जाएगी। अब ये वाला पार्ट इस तरह से बन जाता है। अब जब ये किसी भी प्रकार से प्रकृति में ये टूट जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, एक पादप ये वाला बन गया और एक पादप ये वाला। तो इस तरह से हमारे नए पादप का निर्माण होता है। क्या विशेषता इस तरह के तनों की, सिर्फ याद रखने के लिए कि पहली बात तो इनका तना क्या होता है, मिट्टी पर लेटी हुई अवस्था में होता है, या इसको एक और शब्द में बोल सकते हैं शान अवस्था में होता है। और उसकी पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ का निर्माण हो जाता है और उन जड़ों के माध्यम से नए पादप का निर्माण हो जाता है। सेकेंड हो गया आपके भूस्थायी। भूस्थायी में क्या होगा, देखिए ये आपके पास तना है। इस तने में क्या होगा, अर्धवायवीय, ये आधा मैंने नीचे मिट्टी तक में अंदर बना दिया, ये इसकी जड़ बना दी, ये हो गया आपके तना। ठीक है, ये पार्ट बना दिया। अब हम क्या बोल रहे हैं, भूस्थायी। ये भूस्थायी में क्या होगा, इसकी जो निचली शाखा है वो निचली शाखा मिट्टी में दब जाती है। मिट्टी में दब जाएगी तो इसके यहाँ पे इस तने की में क्या होगी, पर्व संधियां होगी। उन पर्व संधि से क्या हो जाएगी, जड़ें निकल जाएगी और धीरे धीरे ये वृद्धि करके ऊपर क्या हो जाएगा, नए पादप का निर्माण कर लेगा।
इस तरह का सबसे अच्छा उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। क्या याद रखना है कि ऊपर इसकी जो वायवीय अर्धवायवीय तने की जो ऊपर वाला वायु वाला हिस्सा है, इसकी कोई नीचे वाली शाखा मिट्टी के अंदर दब जाती है और दबकर उसकी जो पर्वसन्धियां हैं उनसे नए अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाता है और उसी से वापस क्या हो जाएगा, आपके नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तीसरा देखिए अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी में क्या होगा, आपके जैसे अर्धवायवीय तना है, अब अर्धवायवीय तना ये हमने जड़ बना दी, इस तने में नीचे से कोई शाखा, इस पे नीचे भी शाखाएं रहेंगी, उन शाखाओं की पर्व संधियां और उन पर्व संधियों से फिर अपस्थानिक जड़ें निकलेगी और जड़ें निकलने के बाद उससे वापस नया पादप बन जाएगा। तो इस तरह की स्थिति किसमें आती है, आपके अंतःभूस्थारी। ठीक है, और चौथे नंबर की है भूस्थारिका। वैसे देखा जाए तो भूस्थारिका और ऊपरी भूस्थारी एक ही चीज है, सिर्फ आपको एक अंतर याद रखना है, लैंग्वेज सेम ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ एक चीज का अंतर रहता है कि ये वाला सिस्टम पाया जाता है आपके जल में और ये वाला सिस्टम आपके पाया जाता है मृदा के अंदर। यानी कि जहाँ पे हमने मृदा बोला था वहां पे हम सिर्फ इसके अंतर्गत जल बोल देंगे। कैसे, देखिए हमने इसमें तना कैसा बनाया था, आपको याद है, क्षैतिज अवस्था में बनाया था, ये तना हमने क्षैतिज अवस्था में बना दिया और ये वाली स्थिति होगी। इस तने के अंदर हमने नीचे क्या बनाई थी, उसमें मृदा बनाई थी। तो अब यहाँ मृदा बनाने की जगह हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे जल है। तो ये तो हो गया आपके जल और ये क्या हो गया, जल के ऊपर वाली सतह पे तना है। तो उस तरह की स्थिति में क्या होगा, वही पर्वसंधियों से नई जड़ें निकल जाएगी और नई जड़ें निकल कर उससे नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये किसमें होता है, भूस्थारिका। ठीक है, दोबारा देखिए मैं सारों विचारों को एक बार और समझा देता हूँ। और इसका उदाहरण कौन सा होता है, जलकुंडी। याद कैसे रखना है, ये किसमें होता है, जल में, तो इसलिए इसका उदाहरण क्या हो गया, जलकुंडी। देखिए चारों को मैं दोबारा एक बार सारों को वापस दोबारा समझा देता हूँ। फर्स्ट वाला था आपके ऊपरी भूस्थारी, तना क्षैतिज अवस्था में, लेटी हुई अवस्था में, पर्वसंधियों से अपस्थानिक जड़ों का निर्माण हो जाएगा, ऊपर पाण बन जाएगी, तना बन जाएगा, फिर क्या कहलाएगा, ऊपरी भूस्थारी। सेकंड कौन सा हो जाएगा, भूस्थारी। भूस्थारी में क्या हो गया, आपके अर्धवायवीय तना है, ऊपर वाली कोई शाखा नीचे मिट्टी में दब जाएगी, उसकी पर्व संधियों से जड़ें निकल जाएगी और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तीसरा अंतर्भूस्थारी, इसी का अपोजिट बोलना है। इसमें तो किससे निकली थी, वायु वाले हिस्से की निचली शाखाओं से निकली थी और इसमें कहाँ से निकलेगी, ये आपके पास तना हो गया, इसकी नीचे की शाखाओं से तना निकलेगा और उससे पत्तियां बनेगी। तो इस तरह की स्थिति कौन सी होती है, अंतर्भूस्थारी। और चौथी वाली स्थिति में तो सिर्फ आपको याद रखना है कि पहली वाली जो मिट्टी में होती है और चौथी वाली जल में होती है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो गया, जलकुंडी। तो इस तरह से आपके पास ये चार चीजें होगी, चारों प्रकार होंगे। ठीक है, अगला देखिए आपके पास भूमिगत। इस पर तना पूर्ण रूप से क्या होगा, भूमिगत होगा। फर्स्ट कौन सा है इसमें, कंद। कंद में क्या होता है आपके पास, अपने पास तना कौन सा है, भूमिगत। तो पूरा का पूरा तना हमने भूमि के अंदर बना दिया और इस तने से भी क्या होगी, बहुत सारी शाखाएं निकलेगी और इन शाखाओं के जो अंतिम सिरे रहेंगे वो अंतिम सिरे खाद्य पदार्थों का संचय करके फूल जाते हैं और फूल कर जो संरचना बनाते हैं उस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आलू। तना नीचे मिट्टी के अंदर है, पूरा का पूरा भूमिगत है, उसकी अंतिम शाखाओं ने क्या किया, खाद्य पदार्थों का संचय कर लिया। ये अंतिम शाखाओं ने जैसे खाद्य पदार्थों का संचय कर लिया और संचय करने के बाद जो संरचना बनी उसको क्या करेंगे हम, तना। और इसमें पूरा का पूरा तना कैसा होता है, भूमिगत। दूसरा प्रकार देखिए प्रकंद। इसमें तना क्या होता है आपके ऊर्ध्वाधर स्थिति में होता है। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे इसका उदाहरण था अदरक। अदरक में तना कैसा होगा, ऊर्ध्वाधर स्थिति में होगा और इसमें जो यहाँ पे पर्व संधियां होती है, इन पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकल जाएगी और इसी से क्या हो जाएगा, उन्हें नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तीसरा है अपने पास घनकंद। अब घनकंद का तना क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो इसका तना गठीला होता है। घनकंद में हम देखें तो इसका तना कैसा होगा, गठीला होगा। जैसे उदाहरण से समझिए आपको,
उदाहरण क्या हो गया इसका, अरबी। आपने देखा उस पर शल्क रोम रहते हैं, ये तो रोम कहलाते हैं, शल्क रोम रहते हैं अरबी में। और इसका पूरा का पूरा ये तना वाला इसका कैसा रहता है, गठीला और कठोर सा रहता है। तो इसका उदाहरण कौन सा हो गया, अरबी। और चौथा कौन सा है, शल्क तना, यानी कि इसमें तना कैसा होता है, इसकी एक स्पेशल विशेषता है कि इसका तना कैसा होता है, हांसित होता है। हांसित का मतलब है नष्ट होता हुआ, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है, नष्ट हो रहा है वो। जैसे इसका उदाहरण है, आप समझिए उससे, ये प्याज इसका उदाहरण है। ये हमने इस पर कलिकाएं बना दी, और ये कलिकाएं बनाने के बाद ये इसके ऊपर ये पान बन गई, ये शल्क बन गई जिसको हम, और ये आके इसमें, तो ये वाला पोर्शन होता है इसका अचार। और ये जो सफेद गोल चपटी चपटी के समान या प्लेट नुमा जो संरचना होती है, वो कौन सी होती है, इसमें तना होता है, जो कैसा होता है, हांसित होता है। और इसके ऊपर ये क्या रहती है, आपके पांड बनी रहती है। तो इस तरह की संरचना किसमें आएगी, आपके शल्क पांड में आएगी। तो ये इस तरह से चारों हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।